आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश लैंग्वेज का एक अमेजिंग सा कोर्स। हम सब ये तो जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, बट हम इस चीज से फेमिलियर नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने किस्म की टाइप्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंग्लिश लिख तो सकते हैं, बट जब हम बात करते हैं इंग्लिश बोलने की तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि पूरी कमांड के साथ इंग्लिश को बोल सकते हैं। इस कोर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से आसानी से छोटे छोटे जुमलों को जोड़कर अपने लिए इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कमांड हासिल कर सकते हैं। जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो आजकल ऑनलाइन दौर के अंदर आपको किसी से भी कम्युनिकेट करना हो तो इंग्लिश हमारे पास एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। खास करके प्रॉब्लम तब आती है उन लोगों को जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, वो अपनी इंग्लिश बोल नहीं पाते तो उनको लिखने में भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप इंग्लिश लैंग्वेज बोल भी सकेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे तरीके से लिख भी सकेंगे। जब भी हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, हमने कभी इस चीज के ऊपर गौर ही नहीं किया कि हम जो भी बात करते हैं वो हम किसी न किसी सेंटेंस केस के अंदर करते हैं। अब सेंटेंस केस से मुराद क्या है, सेंटेंस होता क्या है, किन किन चीजों से मिलकर सेंटेंस बनता है, सबसे पहले हमें वो चीज समझना बहुत जरूरी है। जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस तीन तरीके की चीजों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से ये तीनों चीजें मैटर्स करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट अगर ना हो तो आपका जुमला कभी भी स्टार्टअप नहीं होता। आप किसी जुमले को बोल ही नहीं सकते जब तक आप उसके अंदर किसी भी सब्जेक्ट की एडिशन नहीं करें। जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास सब्जेक्ट एक ऐसा पर्सन या एक ऐसी थिंग है जो कि कोई भी एक्शन को परफॉर्म आउट कर रहा हो या फिर उसके थ्रू जो है हमारे पास यहाँ पर कोई ना कोई काम हो रहा हो, या फिर मैं इस तरीके से कहूँ उर्दू में कि सब्जेक्ट उस चीज को कहते हैं कि जिस चीज में कोई ना कोई काम हो रहा हो, जिसके बारे में कोई ना कोई बात की जा रही हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर एक अदर एग्जाम्पल नजर आ रही होगी, अहमद इज गोइंग टू मार्केट। इस सब्जेक्ट के अंदर अहमद जो है वो हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट है। उसकी वजह क्या है कि अहमद जो है, मैंने आपको जिस तरीके से बताया था कि हमारे पास कोई भी सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट जो है वो जरूरी होता है। अगर वो नहीं हो तो फिर आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। अगर जुमले के अंदर अहमद नहीं होगा तो आप ये चीज नहीं पता कर सकते कि कौन मार्केट जा रहा है। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो सब्जेक्ट का होना जरूरी है। अगर मैं एक जुमला कहूँ कि अली राइट अ लेटर, तो यहाँ पर आपको कैसे पता चला कि कौन खत लिख रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि अली राइट अ लेटर। तो अब आपको पता है कि अली जो है वो यहाँ पर एक अदद खत लिख रहा है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी भी सेंटेंस के अंदर वो होती है हमारे पास वर्ब। वर्ब क्या होता है उसको हम फ्यूचर एंड में चलकर डिस्कस आउट करेंगे, बट मैं अभी के लिए आपको समझना बता दूं, वर्ब हमारे पास एक ऐसी फॉर्म होती है किसी भी सेंटेंस के अंदर जिसके अंदर हम ये चीज पता करते हैं कि इस वक्त कौन सा काम हो रहा है, इस वक्त कौन सी चीज के ऊपर बात की जा रही है। जिस तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे दो काम हो रहे हैं। एक तो मैं बोल रही हूँ यानी कि आई एम टॉकिंग और आई एम टीचिंग, ठीक है। या हम यू भी कह सकते हैं कि आई एम स्पीकिंग, आप सुन रहे हैं, यानी कि यू आर लिसनिंग। यहाँ पर क्या चीज है हमारे पास वर्ब में, लिसनिंग, यानी कि यू आर क्या हुआ, हमारे पास सब्जेक्ट हुआ, और जो है हमारे पास लिसनिंग जो हुआ वो हमारे पास यहाँ पर वर्ब हुआ, क्योंकि क्या काम हो रहा है कि आप यहाँ पर सुन रहे हैं। जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि अपने इस वाले जो है सेंटेंस की, अहमद इज गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर गोइंग जो है हमारे पास वर्ब है। इस जुमले के अंदर हमें पता चल रहा है कि अहमद जो है मार्केट जा रहा है। तो इस तरीके से सेंटेंस की बेसिक आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के सेंटेंस जो होता है वो ऑब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट नहीं होता। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो हमारे पास कोई ऐसी चीज होती है, कोई ऐसा काम होता है
जिस पर कोई काम किया जा रहा हो, जिसके थ्रू हम जो है किसी चीज को यहाँ पर कर रहे हो या कोई चीज हो रही हो, तो वो हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सेम सेंटेंस की मिसाल आपको दूं, अहमद इज गोइंग टू मार्केट। अब हमें पता चल रहा है कि अहमद जो है वो मार्केट जा रहा है, तो मार्केट हमारे पास क्या है, यहाँ पर मार्केट है हमारे पास यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से जो है हम आसानी से अपने ऑब्जेक्ट को पता कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पर वी प्ले क्रिकेट, तो इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्रिकेट। अगर मैं आपको कहूँ आई ईट एन एप्पल, तो हमारे पास जो एप्पल होगा वो मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। तो किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने के लिए आपको सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर समझना जरूरी होता है। जब तक हम सेंटेंसेस के बारे में बात नहीं करते तब तक हम कभी भी ये चीज नहीं समझ पाते कि हम किस तरीके से बातचीत को कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो हमारे पास टेंसेस होते हैं। हमने एक नॉर्मल जुमला तो बोलना सीख लिया कि किस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, बट कौन से टेंसेस के अंदर कौन कौन से आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से वर्ब का यूज किया जाता है, वो सब चीजें आपको समझनी चाहिए। मैं आपको एक नॉर्मल सी एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मुझे किसी से पूछना है कि आप कैसे हैं, तो मैं उससे किस तरीके से पूछूंगी, सिंपल हाय हाउ आर यू। लेकिन अगर मैं किसी को ये बोलूं कि आई होप यू आर इन द पिंक ऑफ योर हेल्थ, तो हो सकता है कि सामने वाला बंदा मेरी ये बात सुन के चकरा जाए और उसको मेरी ये बात समझ ही नहीं आए जब मैं उससे ये चीज स्पोकन इंग्लिश में बोल रही हूँ। लेकिन अगर मैं किसी को लेटर लिख रही हूँ, अगर मैं किसी को ईमेल लिख रही हूँ, तो तब मैं उसको ये बात आसानी से लिख सकती हूँ और उसे मेरी बात पढ़ने में समझ आ सकती है। तो जो चीजें हम पढ़ते हैं या जो चीजें हम बोल रहे होते हैं, वो चीजें काफी हद तक डिफरेंस होती हैं हमारी लिखी हुई चीजों से रिलेटेड। हम बात करते हैं अब टेंसेस के बारे में। आपका हर भी टेंस जो भी होता है, बेसिकली टेंस जो है वो सेंटेंस से निकला है। तो आपका जो भी टेंस होता है वो 4 तरीके की चीजों के ऊपर बेस करता है, सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के अलावा ऑब्जेक्ट को यहाँ पर अभी समझा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ भी आया होगा। हेल्पिंग वर्ब को हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम यहाँ पर बेसिक टेंसेस के बारे में बात करते हैं। जब भी हम बेसिक टेंसेस के बारे में बात करते हैं तो आप यहाँ पर ये चीज समझ सकते हैं इन जुमलों को देखकर। मैं लाहौर में रहता था, आई लिव इन लाहौर। तो यहाँ पर आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, लिव्ड हमारे पास वर्ब है और लाहौर जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से हमारे पास जब दूसरा जुमला होता है यहाँ पर जो कि है अली मैट्रिक का इम्तिहान दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस है। अभी इस वक्त अली के इम्तिहान हो रहे हैं और वो मैट्रिक का इम्तिहान दे रहा है। तो यहाँ पर अली सब्जेक्ट है हमारे पास, गिवन हमारे पास वर्ब है और मैट्रिक एग्जाम हमारे पास ऑब्जेक्ट है। आखिरी जुमला है हमारे पास, वो इस मैदान में फुटबॉल खेलेंगे। तो यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या है, दे विल प्ले फुटबॉल इन दैट फील्ड, यानी कि दे विल मतलब हमारे पास सब्जेक्ट हुआ, प्ले जो है हमारे पास वर्ब हुआ और हमारे पास इन दैट फील्ड, फुटबॉल इन दैट फील्ड हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं आपको ये चीज बताऊं कि जब भी टेंसेस की बात की जाती है तो 3 तरीके के टेंसेस होते हैं हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो तीनों जुमलों में आपको अंदाजा हो गया होगा कि कौन सा टेंस प्रेजेंट के अंदर है, कौन सा टेंस पास्ट के अंदर है और कौन सा टेंस हमारे पास फ्यूचर के अंदर यहाँ पर जाहिर होता है। तो टेंसेस समझने से पहले हम हमेशा अगर सेंटेंस को समझ लेंगे तो हमारे लिए काफी हद तक आसानी रहेगी। अब हम बात करते हैं कि वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। अगर आपने वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब्स को समझ लिया तो आप आसानी से किसी भी सेंटेंस के ऊपर वर्ब कर सकते हैं और आसानी से अपने जुमलों को मेंटेन कर सकते हैं। अब तक हमने जो भी वर्ब्स के बारे में बात की है, आपको वो मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। जब हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब की टोटल 4 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एंड चौथी फॉर्म आपके पास क्या होती है,
फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है। अब हम एक एक कर चंद जुमलों को देखते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से वर्ब के थ्रू यहाँ पर बात कर सकते हैं। हमने पहले डिस्कशन आउट की थी कि वर्ब हमारे पास कोई भी काम होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है या कोई भी ऐसा एक्शन होता है जो कि हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर आपने वर्ब को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपके लिए बाकी किसी भी चीज को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है हमारे पास। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक सेंटेंस है, अली खाना खा रहा है। इस जुमले के अंदर हमारे पास अली हमारा सब्जेक्ट है, खाना खा रहा है यानी कि अली इज ईटिंग, और जो है समथिंग हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि अली खाना खा रहा है किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर आ गया है। तो अगर मेरे पास यहाँ पर एक जुमला है जिसमें मुझे वर्ब की जो है फॉर्म्स को यूज आउट करना है, चारों की चारों फॉर्म्स को, तो हम किस तरीके से इसको यूज आउट कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि टेंसेस प्रेजेंट, पास एंड फ्यूचर के अकॉर्डिंगली होते हैं। तो हम प्रेजेंट एंड पास के अंदर वर्ब की फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्म को यूज करते हैं, और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम पार्ट पार्टिसिपल को या फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यूज करते हैं। जिस तरीके से हम टेंसेस पढ़ते चले जाएंगे ये चीज आपको उस तरीके से आसानी से समझ में आ जाएगी। फिलहाल के लिए बस आपने इतना समझना है कि वर्ब क्या होता है और हम किस तरीके से वर्ब को जुमलों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एक बात का हमेशा ख्याल रखिए कि वर्ब कभी भी अकेला यूज नहीं होता। वर्ब के साथ हम हमेशा किसी ना किसी तरीके के हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं। हम जब भी कोई जुमला बोलते हैं, मैंने भी आपको टेंसेस के फॉर्मूले में बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट करता है हमारे सेंटेंसेस को। तो अब तक हमने जो भी वर्ब के बारे में समझा है उससे आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि वर्ब आपके किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ड्स की तो हमारे पास कौन कौन से हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं। हमारे पास हेल्पिंग वर्ड्स में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल एंड शेल वो वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ड्स की कैटेगरीज है जो हमारे पास यूज होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक जुमला आपको शुरू से बताया है, अहमद इज गोइंग टू द मार्केट। हमने अब तक यहाँ पे डिसाइड आउट किया था कि अहमद सब्जेक्ट है, गोइंग हमारे पास वर्ब है और मार्केट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। बट अगर आप देखो यहाँ पर आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया है जो कि है इज। अहमद इज गोइंग टू द मार्केट, अहमद मार्केट जा रहा है। अहमद गोइंग टू द मार्केट हमारे पास बोलने में तो ठीक लगता है, लेकिन जब हम इंग्लिश को लिखते हैं तो लिखने में आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज करना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से आपके जुमले आपको समझ में आ सके। आप जिस जमाने में हेल्पिंग वर्ब को यूज कर सकते हैं उसमें मैं आपको बताती हूँ कि जब हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो हमारे पास इज, एम, आर, हैज, हैव ये वो हेल्पिंग वर्ब है जो इस्तेमाल होंगे। जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो हम वॉज, वर या हैड का यूज करेंगे, और जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो हम यहाँ पर विल एंड शैल का यूज करेंगे अपने सेंटेंसेस के अंदर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास यहाँ पर किसी भी सेंटेंस का, हम किस तरीके से किन चीजों का इस्तेमाल करते हुए अपने सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और एक अच्छा सेंटेंस हम किस तरीके से आसानी से लिख सकते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस लेक्चर को सुन रही हैं तो एटलीस्ट कमेंट सेक्शन के अंदर कोई से भी 2 सेंटेंसेस को लाजमी लिखिए ताकि मैं इस बात को क्लियर आउट कर सकूं कि आपको मेरी बात कितने हद तक समझ में आई है। अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस आउट करेंगे कि हम किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर, किस तरीके से हम प्रेजेंट के अंदर जो भी जुमले बोले जाते हैं उन पे बात करते हैं, अपने उन जुमलों को बोलते हैं, उनमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं और किस तरीके से हम आसानी से अपने इन टेंसेस को समझ सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अनलेस और अनटिल आपको ग्रामर
की थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ जाएँ। अगर आपने ग्रामर की थोड़ी बहुत चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लिया तो आप उर्दू और हिंदी से ज़्यादा आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज को बोल सकेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।